हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं और आगे भी आपको हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते रहेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हमेशा ही। साइंस की प्रैक्टिस सेट में हम हमेशा ही आपको ये बोलते आए हैं कि आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें खुद से करने की कोशिश कीजिएगा और अपने जो स्कोर है, मतलब आपका जो भी आएगा स्कोर कि आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया है, उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इससे हमें आइडिया लगता है कि हम क्वेश्चन का लेवल किस तरह का रखें, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। और एक बात और, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ वो सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में, जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं या किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है, उसमें पूछे हुए क्वेश्चंस ही हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट किए जाते हैं हमेशा ही। तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा सारे क्वेश्चंस का। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, जो हमारा आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, किसकी वजह से दिखाई देता है। इसके ऑप्शंस हैं ब्लू कलर स्कैटर्ड मोस्ट, रेड कलर स्कैटर्ड मोस्ट, ब्लू लाइट एब्जॉर्ब्ड मोस्ट एंड रेड लाइट एब्जॉर्ब्ड मोस्ट। इस सीरीज में हम आपको फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे के सारे मतलब 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं, तो काफ़ी अच्छे से कीजिएगा क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही जनरल साइंस में मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं लोग। केमिस्ट्री और बायो के तो हो जाते हैं बट फिजिक्स के नहीं हो पाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आकाश का रंग नीला होने का जो रीज़न है वो इसलिए मतलब नीला होता है क्योंकि जो ब्लू लाइट आप देखोगे उसका वेवलेंथ जो है वो कम होता है, और वैसा लाइट जिसका वेवलेंथ कम हो, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और आप जानते हो विजिबल रीजन में मतलब 400 to 700 नैनोमीटर जो है वो वेवलेंथ होता है। तो इसमें सबसे कम वेवलेंथ वाला आपका वायलेट कलर होता है और उसी के पास ब्लू कलर होता है आपका। तो उसका स्कैटरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। जो रेड कलर होती है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है बट उसकी स्कैटरिंग नहीं होती है, और स्कैटरिंग होने की वजह से ही स्काई का कलर जो है वो नीला दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। प्रकाश का रंग कैसे पता चलता है, मतलब लाइट का कलर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, किस चीज़ की वजह से डिटरमाइन करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड, आप जानते हो कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह से ट्रैवल करते हैं, और यहाँ पे ये जो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है इसे ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसकी वजह से कलर डिटरमाइन नहीं होता है। दूसरा है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। और उसके बाद है आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये भी ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं और आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और वेलोसिटी आप जानते हो एल लेमडा के बराबर होता है। एल लेमडा मतलब कितना फ्रिक्वेंसी है उसका और कितना वेवलेंथ है। फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे वेलोसिटी निकलती है। तो कलर ऑफ लाइट जो है वो उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना ज़्यादा या कम है, इस पर डिपेंड करता है कि उस लाइट का जो कलर होगा वो किस तरह का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तारों का रंग किस बात को बताता है,
किस चीज़ को बताता है जो तारा हमें दिखाई देता है उसका कलर? इसके ऑप्शंस हैं डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटी, डिस्टेंस फ्रॉम सन। डिस्टेंस से जनरली पता चलता है कि जो टिमटिमाना हमें दिखाई देता है वो एक्चुअली डिस्टेंस की वजह से होता है, लेकिन जो कलर होता है तारों का रंग वो ये बताता है कि उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है या कम है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा दिखाई देता है, जिसका टेम्परेचर कम होता है वो कम दिखाई देता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आपको अगर इससे रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो या कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जेरिक कंडीशन रेफर्स टू। जेरिक कंडीशन किस बात को बताता है? जेरिक मतलब होता है ड्राई कंडीशन। इसके ऑप्शंस हैं लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, हाई इवापोरेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर। जनरली हम समझते हैं जेरिक मतलब ड्राई कंडीशन में एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हम उसको बोलते हैं जेरिक कंडीशन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है और लो ह्यूमिडिटी की वजह से ही हम उसे जेरिक कंडीशन कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लो ह्यूमिडिटी। जेरिक टू मेसिक, इसे सक्सेशन कहते हैं, जेरिक टू मेसिक कंडीशन। और मेसिक कंडीशन वैसा कंडीशन होता है जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट ह्यूमिडिटी होती है। अगला क्वेश्चन है द लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ अर्थ। लॉन्ग रेडियो वेव्स जो होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं वो किस लेयर से रिफ्लेक्ट होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ट्रोपोपॉज एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे लोअर मतलब लेयर होता है, सबसे लोअर लेवल ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो ट्रोपोस्फेयर होती है। उसके ऊपर ट्रोपोपॉज होता है और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। एक्चुअली ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो एक कनेक्शन होता है उसे ही हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। और सबसे बाहर एक्सोस्फेयर होता है आपका और उसके नीचे आयनोस्फेयर होता है, आयनोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, और इन दोनों को मिला के हम मेसोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होता है और लाइफ एग्जिस्ट करती है ट्रोपोस्फेयर में। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में कि लॉन्ग रेडियो वेव्स किससे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एक्चुअली आयनोस्फेयर से ये रिफ्लेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस्मिक रेज आर मतलब कॉस्मिक रेज क्या होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं आर चार्ज पार्टिकल्स, आर अनचार्ज पार्टिकल्स, कैन बी चार्ज एज वेल एज अनचार्ज और नन। एक्चुअली कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होती हैं। बहुत सारे रेज जैसे अल्फ़ा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, रेडियो वेव्स, ये सारे भी रेज होते हैं, एक्स रेज। तो उसी तरह कॉस्मिक रेज के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। ऐसा कौन सा वेव है जिसका ट्रांसमिशन वैक्यूम से नहीं किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं लाइट, हीट, साउंड एंड नन। तो वैसा वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत हो वही बस वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं है। तो आप जानते हो कि लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। हीट को भी आप मान सकते हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हीट में भी रेडिएशन होती है और रेडिएशन को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साउंड जो है
ये इसे हम मैकेनिकल वेव भी कहते हैं क्योंकि इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हो, उनके बीच का जो मीडियम है मतलब इन्वायरमेंट जो हवा है उसको हटा दिया जाए तो दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ साउंड वेव ही ऐसा वेव है जो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव। आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मैकेनिकल वेव वैसे वेव को कहते हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो। इसके ऑप्शंस हैं रेडियो वेव्स, एक्स रेज, लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स। आंसर वेल नोन है, साउंड वेव्स आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। बाकी जितने भी वेव्स हैं उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वेव यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन आर। टेली कम्युनिकेशन के लिए कौन से वेव को यूज किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेड एंड माइक्रोवेव। विजिबल लाइट को कभी भी टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है, इंफ्रारेड को भी नहीं किया जाता है एंड अल्ट्रावायलेट रेज भी नहीं यूज होता है। इसके लिए माइक्रोवेव यूज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। साउंड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है। इसके ऑप्शंस हैं एयर, लिक्विड, मेटल एंड वैक्यूम। तो वैक्यूम में तो साउंड ट्रैवल ही नहीं करती है, बचा आपका मेटल, एयर और लिक्विड। तो ये इसका जो मतलब आप जानते हो कि मेटल जो होती है उसमें पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं। तो अगर वहाँ से हम साउंड को ट्रैवल कराते हैं तो वो काफ़ी तेज़ी से जाएंगे। तो साउंड वेव का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसी मेटल या सॉलिड में होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग। सीटी स्कैन किस रेज को यूज करके किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रासोनिक वेव्स, विजिबल लाइट एंड एक्स रेज। इसका आप पहले भी जानते हो, पहले सीटी स्कैन मतलब एक तरह का एक्सरे ही होता है आपके होल बॉडी का। तो इसमें एक्सरेज ही यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी लो मतलब इसका वेवलेंथ होता है 0.1 to 10 एंगस्ट्रम के आसपास इसका वेवलेंथ होता है, और इसीलिए इस वेव को यूज़ किया जाता है बेसिकली एक्सरेज और सीटी स्कैन वगैरह में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर। डेसिबल किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं हीमोग्लोबिन, शुगर इन यूरिन, साउंड इन एटमॉस्फेयर एंड पार्टिकल इन एयर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। डेसिबल जो है वो साउंड, एटमॉस्फेयर में जो साउंड होती है या जो नॉइज होता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेसिबल एक यूनिट है, इसको शॉर्ट में डीबी भी यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द WHO द सेफ नॉइज लेवल फॉर ए सिटी इज। WHO के हिसाब से सेफ नॉइज किसी सिटी के लिए मतलब कितना होना चाहिए, कितना डेसिबल साउंड जो है वो सेफ है। इसके ऑप्शंस हैं 45 डेसिबल, 85 डेसिबल, 125 डेसिबल एंड 155 डेसिबल। तो इसमें एक्चुअली 45 डेसिबल एंड 85 डेसिबल दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 45 डेसिबल जितना लो साउंड होगा वो सेफ नॉइज लेवल माना जाता है किसी भी सिटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किसका होता है। इसके ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड, एक्सरेज, विजिबल लाइट एंड रेडियो वेव्स। विजिबल लाइट आप जानते हो कि इसका 400 to 700 एंगस्ट्रम के आसपास होता है, और 700 से ऊपर इंफ्रारेड आता है, और इंफ्रारेड के आगे आपका रेडियो वेव्स वगैरह आते हैं। तो सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य जो है वो रेडियो वेव्स का होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी।
अगला क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से को मोशन में हम कब कन्वर्ट करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं देयर इज नो हीट लॉस, हीट लॉस इज 50%, हीट लॉस इज 30% एंड हीट लॉस इज 80%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। 50% हीट लॉस होती है जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मोशन में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पे लॉस जो है वो 50% होता है। अगला क्वेश्चन है ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे हम क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर्स, इंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसके ऑप्शंस हैं टंगस्टन, नाइक्रोम, लेड एंड एल्युमिनियम। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इसे हम मतलब जो इसके मतलब बल्ब के अंदर किस तरह का गैस फिल किया जाता है ये भी बताइएगा इसके साथ साथ। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए ऐसा ज़रूर रखेंगे जिसका आंसर आपको करना होगा। इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमें भी पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हो या कितना कर रहे हो या कितना सिंसियरली आप हमारे वीडियोस देख रहे हो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर किसको माना गया है? इसके ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो आप जानते हो कि बेसिकली कॉपर भी यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम भी यूज़ किया जाता है, गोल्ड यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि हाई टेम्परेचर जब दिया जाएगा तो गोल्ड जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर को माना गया है। सिल्वर बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट गैसेस आर फिल्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में कौन सा गैस भरा हुआ होता है? इसके ऑप्शंस हैं नियॉन, सोडियम, मरकरी, मरकरी एंड नियॉन। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। मरकरी एंड नियॉन दोनों ही भरा जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में मिक्स करके। मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड नियॉन डाला जाता है। सिंपली सिर्फ ऐसा नहीं कि मरकरी या फिर नियॉन यूज़ करें, ऐसा नहीं होता है। मरकरी और नियॉन दोनों को मिक्स करके डाला जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर इज। सुपर कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इसके ऑप्शंस है हाई परमिएबिलिटी, लो परमिएबिलिटी, जीरो परमिएबिलिटी एंड इनफाइनाइट परमिएबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसमें जीरो परमिएबिलिटी होती है। सुपर कंडक्टर्स इनको कहते हैं और इसकी परमिएबिलिटी जो है वो जीरो होती है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे। आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं या कितना कर पा रहे हो ये प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या जो भी आपको प्रॉब्लम है वो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना काम तो कर ही सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।